नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ क्रमांक 8 पूर्ण विश्राम पढ़ेंगे, जिसके लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। तो चलो हमारे कहानी की ओर। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। निरोग, रोग रहित, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह लिया, जू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जूहू पर ही थे। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लगा गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथों में दे दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वाल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी मुंबई के एक स्थान का नाम है, वहां से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियां भी नहीं कसी हुई थी। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, आश्वासन, तसल्ली, कल जू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा लिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना यानी ही तसल्ली करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी होते न होते जू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। चरम सीमा यानी ही अंत पर। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने, धौंकनी करने में चला गया। धौंकनी करना यानी हवा भरना। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया। स्थगित यानी टालना या कैंसिल करना। और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। दत्तचित्त, ध्यानपूर्वक। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग यानी मदद भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म, इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकारों के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। हाथ बटाना, सहायता करना। मैंने याद दिलाया,
पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर की कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिनों से माँ की चिट्ठी आया पड़ी है। जूह पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। यो तो वक्त भी नहीं मिलता। और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसको दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। भुगतान यानी पैसा भरना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूंगा। और देखो, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए। वाह, बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए वह बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचन के लिए आई थी। समालोचन यानी किसी चीज के गुण दोष बताना। और सोचता था कि फुर्सत से समालोचन कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनी इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जू पहुंच गए। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। विचरते रहना यानी घूमते रहना। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और भी लोग नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ यानी आघात से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क यानी सिर में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? मैं कहाँ उठा, मुझे कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा वो हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा? यह सोच उनकी अधीरता यानी व्याकुलता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी।
मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से यानी गति से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे, दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटखनी बदस्तूर लगी थी। बस्तूर यानी ही अच्छी तरह से, सब ठीक ठाक था। मैंने ही लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी की के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। भयावह यानी भयानक। बच्चों, हमारे इस कहानी में कहानीकार ने महानगरों के निवासियों की जीवन शैली पर व्यंग किया है। बड़े शहरों में लोगों का जीवन ऐसा ही भाग दौड़ भरा होता है कि वहाँ विश्राम के लिए समय निकालना भी अपने आप में एक समस्या है। यदि समय निकाल भी लिया जाता है तो पारिवारिक उलझनें उसे उस समय का आनंद उठाने में बाधक बन जाती है। जैसा कि लेखक के साथ हुआ। डॉक्टर के परामर्श पर चलते हुए लेखक बड़ी कठिनाई से जूझ जाकर 2 दिन विश्राम करने का कार्यक्रम बनाते हैं, परंतु घर की चिंता के कारण वहां से उल्टे पांव वापस आना पड़ता है। धन्यवाद।